हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस की। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है आप वीडियो पॉज करेंगे, खुद से एक बार उसको ट्राई करेंगे, देन वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए जल्दी से और एक बार सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। कर लिया? देखिए अब जल्दी से इधर बोला है कि दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है, ओके। ए दे रखा है इनका, मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं दो वेक्टर्स, ये ए मैग्नीट्यूड का है और ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिर्फ वेक्टर इक्वल होना मतलब डायरेक्शन भी सेम होना, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की अपने को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, कैसे करेंगे? बहुत आसान सा सवाल है ना। दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे b इक्वल टू बी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। b की जगह a रख दिया अपन ने क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना आता है? रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, यही आ रहा है। देखो इसको मैं बाहर लेता हूँ 2a स्क्वायर को, तो बाहर आ जाएगा रूट 2a, ये तो आ गया बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा आपके पास? रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, जो कहती है कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है अपने पास। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, या सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ये। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब तुम ये चेक करो कि अगर इस रूट में, ये जो रूट है अपने पास यहाँ पे, अगर ये 1 प्लस cos 2 थीटा होता तो क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट कर सकता था? मतलब एंगल को हाफ करना होता था। तो यहाँ पे जब थीटा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट 2a टाइम्स रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो थीटा है वो एंगल चेंज हो गया थीटा बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात? कहाँ से लिखा मैंने? यहाँ से लिखा है इसको। चलिए, तो ये आपके पास सॉल्व करें तो आएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, दिस इज योर रिजल्टेंट। क्लियर है? और आप इसे याद भी रख सकते हैं कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इनका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो वैसे सीधा भी बता सकते हो आप कि अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं ना तो रिजल्टेंट जो बनता है वो बनता है बिल्कुल इनके बीच में, ऐसा आर बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है थीटा बाई 2, एकदम सिमेट्री से सीधा बता सकते हैं। नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, टेन फाई वाला। टेन फाई क्या कहता है? बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। रिमेंबर दिस वन। तो बी भी यहाँ पे ए के इक्वल है, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ए से ए कैंसिल हो गए, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन मैं यहाँ पे 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ। तो cos 2 थीटा वाला तो फॉर्मूला पता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो जो ऊपर sin थीटा लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin ऑफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा, अभी अपन ने लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, बचा क्या आपके पास? sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, किसके इक्वल है ये? tan फाई के। सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा बाई 2, tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2 मतलब फाई इक्वल टू कितना? थीटा बाई 2। तो ये आपका एंगल भी आपको मिल गया। ये तो हमने वैसे भी सिमेट्री से कह ही दिया था कि जब सेम वेक्टर्स होते हैं या सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट, पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए कर लिया, देखो इधर, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, फिर से बोला इक्वल मैग्नीट्यूड है और 5 दे रखा है, हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ओके, सम ऑफ द वेक्टर्स देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ द वेक्टर्स 5 5 एंगल 60 डिग्री है, तो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला था, मैं उस फॉर्मूला को फाइनल वाले को यूज कर रहा हूँ, 2a cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला भी आपने फाइंड किया ना, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, क्या यूज हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 मतलब 60 डिग्रीज बाई 2, क्या आंसर आएगा। तो 10 cos 30 होता है √3/2, फाइनल आंसर आया 5√3। दिस इज योर रिजल्टेंट फॉर द समेशन ऑफ द वेक्टर्स। क्लियर है बात। दूसरा आपसे पूछा गया डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ द वेक्टर के लिए क्या करते थे, फॉर्मूला याद है ना आपको अभी फिर से, r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हो जाता ना फॉर्मूला डिफरेंस के लिए। बस यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए जल्दी से, अगर अपन इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आएगा आंसर रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। सॉल्व कर सकते हैं, कॉस 60 होता है हाफ, क्या आएगा 25 25 50 माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपके पास अगेन 25, तो √25 इज 5, ये आपका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला भी जो यूज करना है वो गिवन है, बोला है कि वर्क डन बाय अ फोर्स F during a displacement R is given by F dot R dot product, ठीक है। तो suppose a force of 12 Newton acts on a particle in vertically upward direction, vertically upward coordinate axis पे कैसे बताते थे, रिमेम्बर x y z अगर ऐसा होता था तो वर्टिकली अपवर्ड y से लिखते थे ना, तो मैं फोर्स वेक्टर क्या लिख सकते हैं 12 j कैप। क्लियर है बात, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड बोला है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। तो आर जो दे रखा है इसका डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड तो है 2 मीटर्स, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप, तो मैं इसको लिखूंगा -2 जे कैप। क्लियर है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको दे रखा है एफ डॉट आर से कितना हो जाएगा वर्क डन। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करो। यहाँ आई और के तो है नहीं, सिर्फ जे है, तो फाइनल अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 12 इंटू -2 विच इज -24 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन को पॉजिटिव नेगेटिव से बताते हैं, इसलिए आंसर -24 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A force of 10.5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 37 degree with the vertical। चलिए बहुत बढ़िया। Find the component of the force in the vertical direction। देख लेते हैं, बड़े आसान आसान से सवाल हैं ये सारे। x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, y को वर्टिकल मानते हैं, x को हॉरिजॉन्टल मानते हैं। बोला कि फोर्स कितना लग रहा है 10.5 न्यूटन्स एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल, यहाँ से एंगल है इसका 37 डिग्री, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्या हमें रिजोल्यूशन पता है कैसे करते थे, कंपोनेंट लेना है तो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता था वो कॉस थीटा कंपोनेंट आता था, रिमेम्बर। तो हमारे पास अगर y के साथ एंगल बन रहा है तो ये जो कंपोनेंट बनेगा जो आपसे पूछा गया है ये हो जाएगा 10.5 cos ऑफ 37 डिग्रीज। रिमेम्बर दिस, a cos थीटा ऐसा होता था ना जिससे थीटा बनता था। तो आपको बस सॉल्व करना है 10.5 cos ऑफ 37 डिग्रीज। cos 37 कितना होता है 4/5, है ना, तो 10.5 इंटू 4/5 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.1 इंटू 4 विच इज 8.4 न्यूटन।
क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉज करेंगे, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कर लिया सॉल्व? देखिए अब द वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5, बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, ये भी दे रखा है, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट्स। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? ए क्रॉस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। पूछा आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा आपसे पूछा गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट था ना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी मिलता था और डायरेक्शन भी मिलती थी। मैग्नीट्यूड कितना होता था? ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन अपन देते थे राइट हैंड थंब रूल से, रिमेंबर? चलिए, तो ए बी साइन थीटा आपको दे रखा है 15। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 15 इक्वल टू ए है 5, बी है 6, साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा कितना आएगा आपके पास? 15/30 इक्वल टू हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा होता है 30 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर आ गया 30 डिग्रीज। क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सीधे सीधे डेफिनेशन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है 25 और अलोंग वाई एक्सिस दे रखा है 60। तो पूछा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। बहुत आसान सवाल है, जल्दी करो इसको। वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। हो गया? एक्स की तरफ दे रखा है आपको 25, तो इधर कंपोनेंट है 25। वाई की तरफ कंपोनेंट दे रखा है 60, तो इधर कंपोनेंट है आपका 60। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब पूछा आपसे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या करें? तो कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? कंपोनेंट्स एक वेक्टर को दो वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अगर मुझे उन दो से वापस एक निकालना है तो एडिशन करना है, बात तो वही है। तो अगर आपसे पूछा गया कि वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है आर, तो मैं क्या लिखूंगा? रूट ओवर 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। कॉस थीटा वाला टर्म कहाँ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई यहाँ पे एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो हमने पढ़ा था स्पेशल केस में कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो आप सीधा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी आंसर मिलता है वो मिल जाएगा। रूट ओवर 625 प्लस ये आएगा 3600। सॉल्व कीजिए, आंसर देख लीजिए, कोई खास बात नहीं है उसमें, कैलकुलेशन आप करेंगे इसकी। दूसरा आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसे निकालें? लेट्स से ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है और ये एंगल फाई है, तो tan फाई लिख सकते हैं। tan फाई क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ तो अपन सीधा सीधा ट्राइंगल बना के भी लिख सकते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। ये कितना है? 60 है, नीचे बेस कितना है? 25, तो tan फाई लिखेंगे 60/25। तो फाई कितना लिख लेंगे? tan इनवर्स 12/5। ठीक है, दिस विल बी द एंगल। क्लियर है? मैंने लिखा, बताया था ना कैसे लिखते हैं ये। tan फाई अगर ऐसा है तो फाई लिखा जाता है tan इनवर्स। दिस इज नॉट 10 की पावर -1, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज tan इनवर्स। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जेई वाले तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो सारे फंक्शंस पढ़ेंगे ही। नीट में बस आप इतना से ध्यान रखिए कि इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ओके, नेक्स्ट। आपको ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, पूछा इनका रिजल्टेंट बताइए। ठीक है, करिए, ट्राई करिए इसको जल्दी से। हो गया? चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा आई जे में लिख के। ठीक है, मैं वैसे नहीं करने वाला, मैं ट्राइंगल से या पैरेललोग्राम लॉ से नहीं करूंगा, मैं इसको आई जे में एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। तो देखो मैं तीनों को नाम दे देता हूँ। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर सी। अपने को पूछा क्या गया फाइनली? ए प्लस बी प्लस सी बताइए, यही पूछा है। रिजल्टेंट ऑफ दो थ्री वेक्टर्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब वेक्टर ए जो है वो एक एंगल पे दे रखा है 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो मुझे अगर वेक्टर ए को आई जे में लिखना है तो मुझे इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे।
आई की तरफ वाला कंपोनेंट और जे की तरफ वाला, मतलब एक्स की तरफ वाला और वाई की तरफ वाला। तो कंपोनेंट्स ले लेते हैं जल्दी से। ये कंपोनेंट आएगा इसका एक्स वाला, कितना लिखूंगा जिसके साथ एंगल वो cos थीटा, तो 5 cos 37 ये हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका ये आएगा 5 sin 37। क्लियर है बात? देखो अब जल्दी से, cos 37 होता है 4/5 तो ये हो जाएगा 4, sin 37 होता है 3/5 तो हो जाएगा 3। तो अगर वेक्टर ए को मुझे लिखना है एनालिटिकल फॉर्म में तो मैं लिखूंगा 4i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है बात? वेक्टर बी की बात करते हैं। वेक्टर बी देखो, क्या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है अपने को। एक्स में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, तो इसको मैं लिखूंगा 3i कैप, मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 और डायरेक्शन आई कैप। अगर सी के लिए लिखें तो आप बताओ क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ है ना कौन सा यूनिट वेक्टर? जे, मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2j कैप। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? आई से आई को जोड़ो, बी जे से जे को और के से के को। तो यहाँ तीनों में आई कंपोनेंट देखो तो 4 + 3, सी में तो है ही नहीं। जे कंपोनेंट देखो तो 3 + 2, बी में जे नहीं है। कितना है आंसर? 7i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर है बात? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछते, लेट्स से रिजल्टेंट पूछते इसका, तो ये आर है। आर का अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो क्या लिखते हैं? √7² प्लस 5²। ऐसे देते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना आता है ये? √49 प्लस 25, कितना हो जाएगा? √74। आपसे अगर एंगल पूछ लेते tan phi तो क्या करते? y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो कितना हो जाता? 5/7। क्लियर है बात? ये आपका सारे कुछ आ गया। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले a और b को ऐड कर दो, तो ट्रायंगल लॉ में आराम से किया जा सकता है। देखो ट्रायंगल लॉ से अगर करते हैं तो क्या करेंगे? ए से बी इस तरीके से बना सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल अरेंजमेंट चाहिए, ए और बी ऑलरेडी हेड टू टेल अरेंज्ड है। देन इसमें सी ऐड करते हैं, तो सी कैसा है? यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना, तो मैं सी को अभी ऑलरेडी देखिए हेड टू टेल अरेंज हो गए। ये मान लीजिए था आर डैश, ए और बी का रिजल्टेंट। अब मुझे इसमें सी ऐड करना है, तो आर डैश और सी ऑलरेडी हेड टू टेल अरेंज्ड है, तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। दिस विल बी द फाइनल रिजल्टेंट आर। क्लियर है बात? तो आप चाहे तो ऐसे करें, आप चाहे तो इस तरीके से करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला आपको द सम ऑफ 3 वेक्टर्स जो ए बी सी दे रखे हैं यहाँ पे इज 0। ओके, सम टोटल 0 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी। ओ बी और ओ सी के मैग्नीट्यूड आपसे पूछे गए हैं। ओ ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपने पास एक बात याद रखिएगा कि जब भी वेक्टर्स का सम 0 होता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, इसका मतलब हर कंपोनेंट उनका 0 होना चाहिए। जैसे अगर रिजल्टेंट आया आर, लेट्स से आर आया इनका रिजल्टेंट विच इज 0, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी 0 होना चाहिए, आर का जो वाई कंपोनेंट है वो भी 0 होना चाहिए, और आर का जो जेड कंपोनेंट है वो भी 0 होना चाहिए। तभी एक वेक्टर 0 कहलाता है, जब उसके सारे कंपोनेंट 0 हो। तो रिजल्टेंट अगर 0 है तो रिजल्टेंट मतलब एक्स में जो टोटल रिजल्टेंट बन रहा है वो भी 0 होना चाहिए, वाई में जो टोटल रिजल्टेंट बना वो भी 0, और जेड में जो टोटल रिजल्टेंट बना वो भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो अपने को क्या करना है? एक्स में टोटल मिला के 0 करते हैं, वाई में भी टोटल 0 करते हैं। तो देखो एक्स में कौन कौन से वेक्टर है? एक तो ये ओ बी वेक्टर है एक्स में, ये वेक्टर एक है एक्स में। दूसरा, ये ओ सी का जो कंपोनेंट इधर आएगा ये भी तो एक्स में आएगा, ओ सी का जो कंपोनेंट है वो भी इधर आएगा। कितना आएगा? ओ सी cos 45 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो cos इधर आ जाएगा, और इसी ओ सी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा ना, ओ सी sin 45 डिग्री। क्लियर है बात? इस तरीके से। तो अब देखो आपके पास 3 की जगह 4 वेक्टर हो गए। ओसी को हटा के हमने उसके दोनों कंपोनेंट्स लिख लिए, ओसी cos 45, ओसी sin 45। अब इन 4 वेक्टर्स को 0 करना है अपने को सब मिला के, तो x में टोटल 0, y में भी टोटल 0। तो अगर मैं y की बात करूं, y एक्सिस में, तो ऊपर वेक्टर क्या है?
OC साइन 45 डिग्री, नीचे वेक्टर क्या है 5 है ना, मैग्नीट्यूड दे रखा है OA का 5। तो क्या ये 5 और ये OC साइन 45 बराबर होने चाहिए? सोचो क्यों, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, दोनों मिलके 0 हो रहे हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी तो दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। माइनस क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहां से हमें OC मिल जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2, तो OC हो गया 5√2। ठीक है, ये यूज करेंगे अपन एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में बोलो तो क्या लिखेंगे, OC cos 45 डिग्री इक्वल टू OB। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अपने को यहाँ से OB निकालना है, OC अपने को पता चल चुका है 5√2 है, cos 45 होता है 1/√2, तो OB यहाँ से आपको कितना मिल गया 5। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स दे रखे हैं और बोला है कि उनका नेट सम जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक्सिस के अलोंग उनका नेट कंपोनेंट कितना होना चाहिए 0। मतलब टोटल कंपोनेंट इन एक्स 0 होंगे, टोटल कंपोनेंट इन वाई भी 0 होंगे। और ये हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, हमारा चैप्टर जो काइनेमेटिक्स के बाद आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उसमें रहेगा, वेक्टर्स के कंपोनेंट लेके नेट 0 करना इन एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला आपको कि मैग्नीट्यूड्स जो हैं इन वेक्टर्स के OA OB OC ये इक्वल हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC, ये आपसे पूछा। मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है, OA प्लस OB माइनस OC। चलिए देखते हैं कैसे करें, आप बताइए क्या किया जाए इसके लिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, OA प्लस OB सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो या तो आप इसको IJK में लिख लीजिए या फिर आप वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर दीजिए। तो देखो मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको। वेक्टर फॉर्म में अगर सॉल्व करें इसे अपन, तो कैसे लिखेंगे, OA प्लस OB, अपने को पहले ये सॉल्व करना है। तो ये दो वेक्टर्स हैं OA और OB, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर है? और ये जो आएगा ये इनका रिजल्टेंट आएगा R। अच्छा, अभी अपन ने बात करी थी कि जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है 30 + 60 90, मतलब रिजल्टेंट का एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, 90 का हाफ 45 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो अभी आपने ऊपर लिखा था, लेट्स से इन सब का मैग्नीट्यूड कितना है A, सब का मैग्नीट्यूड कितना है A। तो अगर मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की बात करूं R, तो आएगा 2A cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2A cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये अभी मैंने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था, 2A cos थीटा बाई 2। तो कितना आएगा आंसर, 2A cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90, cos 45 विच इज 1/√2, तो ये आएगा √2A। √2A आपके पास आया इस R का मैग्नीट्यूड। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो OC दे रखा है ये कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे उस तरफ है। अब अपने को क्या निकालना है, इस R माइनस OC, क्योंकि ये OA प्लस OB तो हो गया R, अब अपने को चाहिए R माइनस OC। तो दो वेक्टर्स हैं ऐसे, एक OC इस तरफ बन रहा है और एक R इस तरफ बन रहा है। ये अपने पास दो वेक्टर्स आ गए। अब दिस माइनस दिस करेंगे, R माइनस OC करेंगे, तो मैं OC को यहाँ बना लेता हूँ उल्टा, माइनस OC इधर आएगा। रिमेंबर अपन ने जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तो ऐसे ही किया था। ये एंगल अब बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल था 45 OC का और ये था 15 डिग्री इधर का, और बीच का एंगल बन गया 30 डिग्री। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आप कर सकते हैं A² + B² + 2AB cos थीटा से, थीटा अपने को पता है, यहाँ से एक आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं, इन सबको IJ में लिख दें और उसके बाद जो पूछा है वो सॉल्व कर लें। तो वो देखो वो तरीका क्या कहलाएगा। तो अगर मुझे OA वेक्टर लिखना है, ठीक है,
अगर मुझे ओ ए वेक्टर लिखना है, मैं इसको यहाँ से डायग्राम में थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक बार। ओके, अब मैं ओ ए वेक्टर देखता हूँ, इसको आईजे में लिखना है। तो आईजे में लिखने के लिए हमेशा मुझे चाहिए होते हैं कंपोनेंट्स। क्या चाहिए होते हैं? कंपोनेंट्स। तो अगर ए वाला देखूं तो इधर कंपोनेंट आएगा एक किसका, ओ ए कॉस 30 डिग्री, और ऊपर कंपोनेंट आएगा ओ ए साइन 30 डिग्री। क्लियर है बात? क्योंकि 30 डिग्री एक्स के साथ बन रहा था तो कॉस 30 और ऊपर साइन 30। ऐसे अगर बी के कंपोनेंट देखूं तो इधर आएगा ओ बी कॉस 60 डिग्री और नीचे आएगा ओ बी साइन 60 डिग्री। क्लियर है बात? 60 जिधर था उधर कॉस आया। ऐसे ओ सी का अगर देखें तो इस तरफ आएगा ओ सी कॉस 45 डिग्री और ऊपर की तरफ आएगा ओ सी साइन 45 डिग्री। ओके, सारे अपने पास कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, सबको आईजे में लिखते हैं। तो ए अगर लिखता हूँ ओ ए, तो ओ ए ओ बी ओ सी सबकी वैल्यूज, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबको मैं ए लिख दे रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा इसको ए कॉस 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 जे कैप। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 ए आई कैप प्लस सॉरी साइन 30 होता है हाफ, तो हो जाएगा a/2 जे कैप। ये आपके पास आ गया ए। ओ बी अगर देखें तो ओ बी को लिखेंगे अपन ए कॉस 60 डिग्री आई कैप माइनस ए साइन 60 डिग्री जे कैप। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कंपोनेंट ओ बी साइन 60 नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा? cos 60 अगेन हाफ, तो a/2 आई कैप माइनस साइन 60 √3/2, √3/2 a जे कैप। ऐसे ओ सी लिखते हैं तो ओ सी का एक्स कंपोनेंट इधर नेगेटिव की तरफ है, तो अपन लिखेंगे a cos 45 डिग्री आई कैप विद माइनस साइन प्लस जे कंपोनेंट पॉजिटिव में है तो लिखेंगे a साइन 45 डिग्री जे कैप। कितना आएगा? माइनस a/√2 आई कैप प्लस a/√2 जे कैप। ठीक है, अब आपको जो पूछा गया है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, क्या आप सारी चीजें बता सकते हैं आराम से? ओ ए प्लस ओ बी करेंगे, आई को आई से ऐड करेंगे, माइनस ओ सी करना है, आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सारी बातें आपको पता ही है, तीन वेक्टर्स कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है बात? अब इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। तो दोनों मेथड है, आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस मेथड को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, find the resultant of three vectors OA, OB and OC. रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दे रखी है आर, मतलब क्या OA, OB और OC तीनों ही रेडियस हैं इस सर्कल की, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। कितना है? आर के बराबर। ओके, अब पूछा है आपसे कि इनका रिजल्टेंट बताओ। क्या करें? फिर से अपन इनको लिख लेते हैं एनालिटिकल फॉर्म में। तो ओ ए अगर मैं लिखूंगा तो अब यहाँ पे हम एक्सेस मान सकते हैं। मैंने इधर मान लिया ये जो चल रही है एक्स एक्सिस है, ये जो चल रही है ऊपर वाई एक्सिस है। ओके, तो ओ ए क्या कंप्लीटली एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं इसको लिखूंगा आर आई कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड था आर रेडियस के बराबर और डायरेक्शन है आई कैप। ओ सी अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आर जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ है। बात करते हैं ओ बी की, तो फिर से इसके कंपोनेंट ले लें इधर और इधर। ये हो जाएगा ओ बी कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा ओ बी साइन 45 डिग्री। या इसको cos 45 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sin 45 cos 45 इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ओ बी वेक्टर लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। cos 45 sin 45 1/√2 होता है, तो r/√2 ये आ गया। पूछा गया है आपसे रिजल्टेंट, तो मतलब ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी आपसे पूछा गया है। तीनों को ऐड करते हैं तो देखो r प्लस r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप, यही मिलेंगे आपको। r कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, दोनों में सेम है, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई और जे दोनों कंपोनेंट सेम आए, मतलब
तो इसका रिजल्टेंट आएगा फाइनल, वो भी इसी तरफ आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि आर और सॉरी आई और जे सेम आना मतलब दोनों के बीच में आता है वो, फिर दोनों कंपोनेंट सेम मतलब बीच में है, 45 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट देखते हैं। करिए जल्दी से, इसे कोशिश कीजिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन को करने के फिर से अपने पास दो तरीके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ओ एंड ओ बी, बोला है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है, तो आपको थीटा एंगल फाइंड करना है। पहला मेथड अपन यूज करते हैं जो अपन ने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, रिजल्टेंट और उनके बीच का एंगल निकालने वाला। ठीक है, तो बोला परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, मतलब रिजल्टेंट होगा यहाँ पे कहीं पे। दिस इज रिजल्टेंट आर, और ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो क्या ये एंगल फाई है जो tan फाई हमने पढ़ा था वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल? तो मैं लिख सकता हूँ tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है बात? tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू बी साइन थीटा, बी है आपके पास 6 साइन थीटा, ए है 4 प्लस 6 कॉस थीटा। अच्छा tan फाइव या tan 90 कितना होता है? tan 90 होता है इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी मतलब 1/0 लिख सकता हूं मैं उसको, दिस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाना चाहिए, तभी इन्फिनिटी मिल पाएगा। तो 4 प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन बन गई, यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो कॉस थीटा कितना मिलेगा? -2/3, या आप थीटा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -2/3। क्लियर है बात? ये आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको थीटा का। ओके, अच्छा इसका और क्या तरीका हो सकता था? और सोचो और क्या तरीका हो सकता था। तो देखो, रिजल्टेंट जो मिला वो मिला है अपने को पूरा का पूरा y एक्सिस की तरफ, तो x में जो रिजल्ट का अपना कंपोनेंट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। मतलब b का जो ये कंपोनेंट है, b अगर ये एंगल अपन बोलते हैं तो आएगा थीटा माइनस 90 डिग्री, है ना? दिस एंगल इज थीटा माइनस 90 डिग्री। या फिर इस एंगल को अपन अगर बोलें तो बोलेंगे पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये एंगल है। तो b का ये वाला कंपोनेंट आएगा b कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये एंगल आएगा इधर। क्लियर है बात? कंपोनेंट लिखना आता है ना हमें, जिधर एंगल उधर कॉस वाला, तो b कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। और पूरा का पूरा रिजल्टेंट जो है वो y की तरफ है, मतलब x में जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब b कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा 4 के बराबर हो जाए। ठीक है, ओ ए और b का ये वाला कंपोनेंट दोनों अगर बराबर हो गए तो दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे, सब मिला के ऊपर आ जाएगा अपना रिजल्टेंट। ठीक है, करिए जल्दी से। ये अपने को क्या दे रहा है? b आपके पास है 6, तो हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू 4/6। अच्छा, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा इक्वल टू 2/3, या फिर cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3। क्या यही हमें यहाँ भी मिल रहा था और यही हमें यहाँ भी मिल रहा है? तो आप दोनों तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, चाहे तो आप कंपोनेंट्स लेके अचीव करें या फिर जो हमारा सिंपल सा एडिशन का फॉर्मूला था वो उससे आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। हिंट दे देता हूं आपको, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते थे? यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ए से अगर उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, बची खाली डायरेक्शन ए कैप, ऐसा इसका हिसाब था। कर रहे हैं जल्दी से। 5i प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसा था ना? आई जे के में जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर करके सम करके रूट ले लो। तो इसका 5i प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट में इसको सॉल्व करें तो 25 प्लस 1 26 प्लस 4 30, रूट 30 अपने को यहाँ से मिल रहा है।
ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कंपोनेंट वाइज। तो 5/√30 आई कैप प्लस 1/√30 जे कैप माइनस 2/√30 के कैप। आप चाहे तो ऐसा लिखें, या ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये देता है आपको यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला आपको अगर कि इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, देन शो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। ओके, चेक करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला यूज कीजिए सीधा सीधा। क्या होता था? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी आपको पता है। दोनों को इक्वल करो, वहां से cos थीटा निकालो। कितना आना चाहिए cos थीटा? 0 के बराबर, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर cos थीटा 0 आ गया तो यस, आपकी बातें बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड लिखेंगे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर लिखेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। रूट दोनों तरफ से हटा लेते हैं स्क्वायर करके। जैसे रूट हटा, इधर भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? बचेगा क्या आपके पास? 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। इसको इधर ले आए तो आया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है भाई? a और b तो 0 होंगे नहीं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स के। 4 कांस्टेंट है, मतलब cos थीटा ही 0 होना चाहिए। तो cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 मतलब क्या बात प्रूव हो गई कि a इज परपेंडिकुलर टू b। बिल्कुल सही बात है, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। बोला आपको कि a और b दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल आपको पूछा है। याद करो एंगल कैसे निकलता था, जल्दी से याद करो। एंगल पूछते ही आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? एंगल पूछते ही आपका दिमाग जाना चाहिए डॉट प्रोडक्ट पे। रिमेंबर दिस। तो a डॉट b से आप निकालेंगे इसका एंगल। करते हैं जल्दी से। a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होता था ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। तो पहले अपन a डॉट b अलग से निकाल लेते हैं। a डॉट b करेंगे, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से। तो देखिए 2 इंटू 2, ये तो हो गया i वाला, प्लस j j देखते हैं तो 3 इंटू 3, k और k देखते हैं तो 4 इंटू 2। ये आप क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 8, ये आता है 21। क्लियर है? अपने को चाहिए a और b। a इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a। कितना होता है? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना आएगा? तो रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट 29। और ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना लिखेंगे? तो रूट ओवर 2 सॉरी 4 स्क्वायर। अच्छा, अपने यहाँ कुछ गलती कर दी, रुकिए रुकिए रुकिए। यहाँ अपने को चाहिए था दिस i कंपोनेंट इज 4, तो यहाँ अपने गलती करी। दिस इज 8। अगर ये 8 है तो 16 एंड 9 इज 25, ये आएगा 25। चलिए बहुत बढ़िया। और ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 2 3 4, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास रूट ओवर 16 प्लस 9 प्लस 4 रूट 29, इसका भी मैग्नीट्यूड है। चलिए आगे आपके पास एंगल cos थीटा इक्वल टू a डॉट b विच इज 25। a और b रूट 29 इंटू रूट 29 29। तो ये आपके पास एंगल आ गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 25/29। दिस इज योर आंसर। ठीक है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा आपसे कि तीन वेक्टर्स हैं, a डॉट b क्रॉस c बताइए। तीन वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस मिक्सचर आपसे पूछा गया।
तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले डॉट निकालें या पहले क्रॉस निकालें? ऑब्वियसली ब्रैकेट है, पहले अपने को क्रॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर ब्रैकेट नहीं भी होता ना तब भी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता था वो स्केलर क्वांटिटी आती थी, रिमेंबर? तो एक स्केलर को आप वेक्टर से क्रॉस तो नहीं कर सकते, इसका मतलब पहले क्रॉस करेंगे जिससे कि हमें एक वेक्टर रिजल्ट मिल सके, उसके बाद उस वेक्टर रिजल्ट को तीसरे वेक्टर से डॉट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा स्केलर में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्रॉस सॉल्व करेंगे देन डॉट करेंगे। तो बी क्रॉस सी पहले करते हैं, ये बी है ये सी है, बी क्रॉस सी कर करें तो क्या मिलेगा, आई प्लस टू के क्रॉस जे माइनस के। अब हमने बात करी थी ना कि जब दो दो ही हो तो अपन सीधा सीधा कर लेते हैं, अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ आई, इसको क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के प्लस टू के क्रॉस जे माइनस टू के क्रॉस के। ठीक है, ब्रैकेट खोलने वाला हिसाब है, एक को दोनों से किया फिर दूसरे को वापस दोनों से किया, यही था। आई क्रॉस जे कितना आता है, के, रिमेंबर आई जे के, क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो पॉजिटिव आंसर, तो आई से जे पे चले तो आंसर मिलेगा के, माइनस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर मिलेगा आपको माइनस जे। ठीक है, प्लस के क्रॉस जे, अगेन आप एंटी क्लॉकवाइज चले, आंसर मिलेगा माइनस आई, तो टू तो आया मैग्नीट्यूड और माइनस आई, माइनस के क्रॉस के, सेम को सेम से जीरो, कितना आया फाइनल आंसर आपके पास, तो माइनस टू आई प्लस जे प्लस के, ये आपके पास आ गया बी क्रॉस सी। ठीक है, आपको अब पूछा है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए आपको दे रखा है टू आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के, दिस इज ए, डॉट बी क्रॉस सी कितना आया, माइनस टू आई प्लस जे प्लस के। सॉल्व करते हैं जल्दी से, डॉट में क्या करते हैं, आई को आई से, जे को जे से और के को के से, तो आई और आई टू इंटू माइनस टू प्लस जे और जे तो माइनस थ्री इंटू वन प्लस के और के तो सेवन इंटू वन, कितना है देखो, माइनस फोर माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो फाइनल आंसर आपका आएगा जीरो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम लिख सकते हैं, एंड दिस नोट इज इफ a dot b cross c equal to zero, then a b and c are coplanar। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। तो देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा अपन कैसे कह सकते हैं कि देखो अगर b क्रॉस c आप कर रहे हैं तो b और c मान लीजिए इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, ये ऐसा एक वेक्टर है b, ऐसा एक वेक्टर है c, ये आपके मोबाइल स्क्रीन वाली प्लेन में है। तो जो b क्रॉस c आएगा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है क्या वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है, कल हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो b क्रॉस c जो है वो ऐसा है, इसकी तरफ, पेन की तरफ। ओके, अब तो उसके बाद कर रहे हैं a डॉट बी क्रॉस सी, तो ये अपना रिजल्ट हो गया b क्रॉस सी, और इससे अपन ने a का डॉट प्रोडक्ट किया, और अगर वो जीरो आया तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब b क्रॉस सी अगर ऐसा है तो a इसके परपेंडिकुलर होगा, और इस वेक्टर का परपेंडिकुलर जो होगा क्या वो इसी प्लेन में लाई करेगा जहां b और c थे ऑलरेडी। तो बस यही बात है कि अगर a डॉट बी क्रॉस सी जीरो आता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a b और c तीनों कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आज का वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बात करेंगे हम मोशन इन 1D की। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं एक्चुअली फिजिक्स जो है, जो हमें मोशन से शुरू करनी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए। बाय।